हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ प्रणम एंटरटेनमेंट। और आज काफ़ी टाइम बाद मैं आपके साथ ऐसे आराम से बैठ के बातें करने वाली हूँ और ढेर सारे बातें करने वाली हूँ। तो वीडियो बहुत लंबी होने वाली है, तो आप चाहो तो अपने पास कुछ कॉफ़ी कुछ स्नैक्स रख सकते हो साथ में मंचिंग करने के लिए, क्योंकि मैं तो ढेर सारी बातें करने वाली हूँ कि मैं बातें बहुत करती हूँ और बहुत दिनों बाद ऐसे इंटरेक्ट करने का मौका मिला है। और अभी मेरी एनर्जी भी बढ़िया मस्त है, तो मैंने सोचा आज बहुत सारी बातें करूँगी, बहुत सारी बातें शेयर करूँगी। और स्पेशली जो टॉपिक है ना, ये वीडियो जो है वो टॉपिक पे है मेरी प्रेगनेंसी जर्नी। ये पूरी 9 मंथ, अभी मेरा 9 मंथ ऑलमोस्ट हाफ हो गया है। 15 डेज़ बचे हैं, मीन्स मेरी ड्यू डेट के लिए 15 आई थिंक 10 डेज़, हाँ 10 डेज़ बचे हैं। तो मैंने सोचा अभी तक जो मेरी पूरी जर्नी है ना वो मैं शेयर कर दूँ, क्योंकि आफ्टर डिलीवरी बेबी में बिज़ी हो जाऊँगी तो मैं आपको व्लॉग्स ही देखने को मिलेंगे, या फिर मैं हॉस्पिटल में थोड़ा बहुत भी व्लॉग कर पाई तो वो आपको वो डिलीवरी के टाइम का पीरियड मिलेगा। उसके बाद फिर वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं है कि मैं आपको पूरी जर्नी आपके साथ शेयर करूँगी, आपके साथ बताऊँगी, और वो काफ़ी लेट हो जाएगा। तो मैंने सोचा अभी करेक्ट टाइम है तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। सो विदाउट मच फर्दर डिले एंड टॉकिंग टू मच, लेट्स गेट स्टार्ट। सो गाइज, वैसे तो मैं अपने व्लॉग्स के थ्रू आपको बीच बीच में अपडेट देती रही हूँ कि अभी क्या हो रहा है, मतलब मेरी बॉडी में क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या मेरी प्रेगनेंसी में चेंजेस आ रहे हैं, वो सारी चीज़ें मैंने आपके शेयर की है, पर थोड़ा थोड़ा। बट बहुत सारी चीज़ें मैं हमेशा आपको मैंने व्लॉग से बताया कि अभी मुझे थोड़े से कोई कॉम्प्लिकेशंस हैं, अभी ये हैं। तो बहुत लोग बोलते थे कि अरे क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं, और अभी तो आप वीडियो आराम से बना रहे हो, हम आपको देख पा रहे हैं, तो इतना क्या हो गया, आप बेड रेस्ट पे बोलते हो, बड़ा वीडियो बना लेते हो फिर भी। बट ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा मतलब हमेशा से ऐसा रहा है। मुझे यूट्यूब एक मेरा पैशन है, आपको इसे मालूम होगा। मेरी जॉब है पर फिर भी मैं यूट्यूब करती हूँ साथ में, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे आपसे बात करने में और वीडियोज़ वगैरह बनाने में। मैं मतलब मेरा यूट्यूब एक ऐसी चीज़ है ना कि मैं कितनी बीमार हूँ, कुछ भी हूँ, पर मुझे लगता है कि यार मैंने अभी 1 हफ़्ता हो गया या 5-6 दिन हो गए तो मैंने वीडियो नहीं बनाया, तो एक वीडियो तो बनाना चाहिए मुझे। तो मैं अपने सब्सक्राइबर्स के लिए वीडियो डालती रहती हूँ, और मैं कितना भी मतलब अंदर से अनईज़ी फील करूँ या फिर मैं बीमार हूँ, कुछ भी हूँ, तो अगर मेरी थोड़ी बहुत भी एनर्जी बची है तो मैं ट्राई करती हूँ कि मैं वीडियो बनाऊँ। इसीलिए मैं बीच बीच में मेरे कॉम्प्लिकेशंस रहते हुए भी प्रेगनेंसी में थोड़ा थोड़ा मैं अपने कंफर्ट को देखते हुए मैंने वीडियोस बनाए हैं, वीडियोस अपलोड भी किए हैं। सो वो आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि मैं बहुत ज़्यादा ऐसी बीमार नहीं रही हूँ। पूरी प्रेगनेंसी में स्टार्टिंग में ज़रूर रही हूँ। तो मैं स्टार्ट करती हूँ डे फर्स्ट से, जब मुझे प्रेगनेंसी मैंने अनाउंसमेंट की थी यूट्यूब में। थोड़ा मैंने आपको बताया था कि मुझे मालूम चला था, ये एक्चुअली मई में मुझे मालूम चला था, और मई में मुझे बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग वगैरह स्टार्ट हो गई थी। तो ये बात है एक्चुअली 4 मई की, जब मैं यहाँ पे घर पे थी, भाभी भैया सब यहाँ पे थे, जब मुझे मालूम चला दैट मैं प्रेग्नेंट हूँ। और उस टाइम मैंने अपना सेल्फ टेस्ट किया था, उस मालूम चला था तब। और उसके बाद 6 मई को मुझे 4 और 5 मई को मैंने डॉक्टर को दिखाया, वहाँ से भी कंफर्म हो गया था। देन 5 मई की नाइट में ही मुझे प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी वॉमिटिंग की, चक्कर की, वो भी नॉर्मल नहीं। मतलब आजकल होता है थोड़ा बहुत वॉमिटिंग, थोड़ा मॉर्निंग सिकनेस, ये सारी चीज़ें होती हैं, सबको होती हैं थोड़ा बहुत। बट मुझे बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे हुई थी। मतलब मेरी भाभी भी साथ में थी, वो डर गई थी कि बाप रे, मैंने तो किसी लड़की को ऐसा नहीं देखा है। वो भी प्रेग्नेंट थी तो उनको भी ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो नॉर्मल तो होता है, बट मेरा बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो गया था। इनफैक्ट 6 मई को मेरे पापा को गए हुए 1 साल हो गया था। और मतलब मैं 5 मई को मेरे भाभी का बर्थडे था, वो भी मैं एकदम से, मतलब मेरे दिमाग में कुछ था ही नहीं, मैं एकदम माइंड से भी निकल गया था मैंने बहुत लेट उनको विश किया था। और 6 मई को मेरा मतलब पापा का ऐसा था, तो फिर वो भी चीज़ मैंने ना अकेले में मैं बहुत रोई थी। बट ऐसा था कि आप प्रेग्नेंट हो और ये सारी चीज़ें आपको याद आती हैं। पापा, आप लोग जानते होंगे, पापा मेरे बहुत क्लोज थे, तो मैं बहुत रोई थी नाइट में। बट मैंने वो चीज़ को बिल्कुल भी डिस्कस नहीं किया था किसी के साथ, इग्नोर ही किया था कि नहीं, अब मुझे रोना नहीं है, अभी थोड़ा सा मुझे हिम्मत दिखानी होगी, क्योंकि बेबी है अभी, और प्रेगनेंसी स्टार्ट ही हुई थी। और स्टार्टिंग में बोलते हैं स्ट्रेस तो पूरी प्रेगनेंसी में हालांकि नहीं लेना चाहिए, बट स्टार्टिंग में ना सबसे ज़्यादा मिसकैरेज के प्रॉब्लम होते हैं, जो रीज़न होते हैं वो स्ट्रेस वगैरह की वजह से होते हैं। तो स्ट्रेस तो बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए ड्यूरिंग होल प्रेगनेंसी, और इस मेनली जो है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको स्ट्रेस से दूर रहना है। सो मैंने अपने आप को कैसे भी संभाला उस टाइम पे।
देन फिर बस वहाँ से कंटिन्यू होता गया। डेली मेरी हालत बिल्कुल भी बेटर नहीं हुई। डे बाय डे वो मई के स्टार्टिंग से मई, जून और आई थिंक जुलाई जुलाई का फर्स्ट वीक जो है मेरा पूरा मतलब हालत मेरी ख़राब रही है। बस मैं वॉमिटिंग करने के लिए उठती, देन फिर लेट जाती। मतलब पानी भी नहीं पिया जा रहा था और खाना तो दूर की बात है, पानी ही नहीं पिया जा रहा। पानी एक घूंट पानी पीती थी तो मुझे वॉमिटिंग हो जाती थी और इतना मन करता था, इतनी गर्मी थी उस टाइम पे कि मैं ढेर सारा पानी पी लूँ। और ढेर सारा पानी पीती तो फिर कंटिन्यू वॉमिटिंग कंटिन्यू और पूरा चेस्ट में पेन और बहुत एकदम मेरा वेट ना एकदम डाउन हो गया था। मतलब मैं बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए उस टाइम मैं नारियल पानी वगैरह डॉक्टर बोलते थे पी लो, बट अगर डॉक्टर ने ये भी कहा था कि अगर आपको लिक्विड से प्रॉब्लम है तो आप सब कुछ बंद कर दो, सिर्फ पानी थोड़ा थोड़ा सिप सिप करके पियो, नमक वाला पानी हल्का सा टंग में रख लो। सब कुछ करके देख लिया था हालांकि, बट डॉक्टर को भी दिखाया मैंने। इनफैक्ट डॉक्टर भी चेंज किया था, मुझे एडवाइस किया था बहुत लोगों ने कि आप एक बार डॉक्टर चेंज करो। आजकल ऐसा क्या है कि वॉमिटिंग कोई मेडिसिन नहीं है, कुछ तो देंगे। तो मेरी डॉक्टर जो है जहाँ पे मैं दिखा रही हूँ लाइफलाइन हॉस्पिटल, वहाँ पे डॉक्टर ने दी थी मेडिसिन बट वो असर ही नहीं कर रही थी, क्योंकि वो तो नेचुरली होता है, हार्मोनल चेंजेस होते हैं तो उसकी वजह से होता है, हार्मोन्स की वजह से सारा पूरा खेल होता है। सो फिर मैंने ना दिखाया था यहाँ पे बंसल हॉस्पिटल, वहाँ भी दिखाया मैंने, बट सेम चीज़ वही मेडिसिन दी उन्होंने। येलो कलर की एक टैबलेट होती है वो दी और ये सब करने को बोला कि मॉर्निंग में आप मीठा खा के स्टार्ट करो अपना, ब्रश के पहले आप मीठा खा लो, ब्रश करने के पहले, और पानी पी लो। बट कुछ भी मुझे मतलब कुछ भी असर नहीं किया था। सारे देसी नुस्खे और डॉक्टर्स के पूरे जितने उन्होंने बताया वो सब कुछ करके देखा था। फिर डॉक्टर ने बोला कि नहीं ये तो होना ही, आपको झेलना ही पड़ेगा। लिटरली मेरी हालत ये नहीं थी कि मैं जॉब, तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आता था कि मैं जॉब में क्या, मेरा ऐसा था कि कुछ ये नहीं था कि यूट्यूब भी है या फिर जॉब भी है, कुछ भी। उस टाइम मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मतलब पूरे दिन में एक होता है ना एक हाफ़ एन आवर या फिर 1 घंटे के लिए मेरी हालत ठीक नहीं होती थी। सो मैंने वहाँ से छुट्टियाँ जितनी मेरी पूरी चली गई थी, जितने भी लीव थे पूरे चले गए थे और सब ख़त्म हो गया था, खुद ख़त्म हो गया था। तो मैंने विदाउट पेमेंट फिर मैं थी वहाँ पे, एब्सेंट लगा था मेरा मेरी ड्यूटी पे मेरे ऑफिस में। सो एप्लीकेशन मैंने भेज दी थी और फिर मैं अपना रेस्ट कर रही थी घर पे। फिर मुझे एक बार बीच में लगा कि हाँ अभी मुझे जाना चाहिए ऑफिस, तो मैंने ज्वाइन भी किया। उसके बाद भी मेरी हालत ख़राब हुई, फिर मैं वापस से आ गई अपना बेड पे ही और मेरी बहुत हालत ख़राब रही इनफैक्ट। बट डे फर्स्ट से मेरी जो मेडिसिन है फॉलिक एसिड, आयरन और कैल्शियम, ये तीनों की मेडिसिन जो है ना, तीनों ही मेडिसिन डे फर्स्ट से चलती आ रही हैं अभी भी, और आफ्टर डिलीवरी डॉक्टर ने कहा वो चलती आएंगी। सो मैं एक चीज़ यहाँ पे बताऊँगी कि कितनी भी वॉमिटिंग हो, कुछ भी हो, और अगर आप सोचोगे कि नहीं हम तो नेचुरली आयरन कैल्शियम ले ही लेते हैं तो अवॉइड करते हैं मेडिसिन, बट नहीं, आजकल गाँव में भी इतना जब सब कुछ नेचुरल है, ऑर्गेनिक मिलता है गाँव में, तब भी डॉक्टर्स जो हैं वो आयरन कैल्शियम की मेडिसिन देते ही देते हैं और वो लेनी चाहिए, क्योंकि आप डेली एक प्रॉपर क्वांटिटी में, प्रॉपर अमाउंट में वो चीज़ नहीं ले पाते हो। आप कभी भूल जाते हो, कभी किसी रीज़न की वजह से, और आजकल के लाइफस्टाइल में हम प्रॉपर तरीके से आयरन कैल्शियम ये सारी चीज़ें नहीं ले पाते हैं, प्रोटीन भी नहीं ले पाते हैं, तो इसीलिए डॉक्टर्स वो मेडिसिन देते हैं और टैबलेट देते हैं। तो बहुत लोगों ने मुझे बोला अवॉइड करो, नेचुरली आप चीज़ें खाओ, मेडिसिन मत लो, बट नहीं, वो बहुत ज़रूरी है। वो मुझे बाद में मालूम चला ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कि वो मेडिसिन बहुत ज़रूरी है और उनसे कोई भी साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होते हैं, बहुत अच्छा रहता है। और जिसको मेडिसिन सूट नहीं करती है वो भी खा सकते हैं, क्योंकि वो मतलब इतनी कोई हार्ड मेडिसिन नहीं होती हैं, वो आपकी बॉडी, आपकी बेबी के लिए एक्चुअली वो दी जाती हैं। सो वो बहुत ज़रूरी है इनटेक करना उसका। और देन उसके बाद फिर मेरा 3 मंथ्स मेरे ऐसे ही निकले हैं वॉमिटिंग करते करते, जैसे मैंने आपको बताया भी था, मैंने प्रेगनेंसी अनाउंसमेंट किया था जब। उसके बाद 4th मंथ से मैंने अपनी हिम्मत दिखाई, मैं ससुराल चली गई थी 4th मंथ में, आई थिंक 3rd के मैं एंडिंग में ही चली गई थी। तो 4th मंथ में फिर मैं वहाँ से ड्यूटी मैंने ज्वाइन की और तब मेरे को मॉर्निंग सिकनेस का प्रॉब्लम होता था, मॉर्निंग में वॉमिटिंग, कभी कभी मैं बहुत ज़्यादा हैवी अगर कुछ खा लूँ तो बहुत ज़्यादा मुझे वॉमिटिंग होती थी। बट गाइज़ बोलते हैं ना कि आपको क्रेविंग होती है प्रेगनेंसी में, तो वो खा लेना चाहिए, बिल्कुल खा लेना चाहिए। बट आप अगर आप सोचोगे कि आप फ़ास्ट फूड नहीं खाओगे, आप फ़ास्ट फूड अवॉइड करोगे, तो ऐसा नहीं हो पाता है। अगर मतलब
मतलब मैंने ऐसा किया ना कि मैं 3 मंथ्स कुछ भी नहीं खाया था और लिटरली मैं तरस रही थी खाने के लिए। मैं देखती थी सामने अगर कोई खा रहा है, मुझे सपने आते थे कि मैं पानी पूरी खा लूँ, ये खा लूँ, वो खा लूँ, नॉर्मल खाना ही खा लूँ, पर वो हो नहीं पाता था वॉमिटिंग की वजह से। लेकिन उसके बाद जब है ना मैं 4th मंथ पे जब मैंने एंटर किया, सेकेंड ट्राइमेस्टर मेरा स्टार्ट हो गया, तब मुझे इतनी क्रेविंग हुई। मैं कितना सोचती थी मैं नहीं खाऊंगी फास्ट फूड, बाहर का फूड अवॉइड करूंगी, बेबी के लिए अच्छा नहीं है, बट वो क्रेविंग मिटती ही नहीं थी। जब तक वो चीज़ आपके सामने नहीं आ जाए, वो आप उसको खा ना लो ना, तब तक वो मतलब मन से जाती ही नहीं थी। तो वो मैं सोचती थी यार डाइट जब हम करते हैं, जब हम जिम जाते हैं अपना वेट लूज़ करने के लिए, तब हम बहुत कंट्रोल कर लेते हैं, क्रेविंग कितनी भी होती कंट्रोल कर लेते हैं, पर वो जो हार्मोनल चेंजेस आते हैं ना इंटरनल बॉडी में, और उसकी वजह से आपको क्रेविंग होती है ना। आप सच मानो, अगर आप मॉम टू बी हो या फिर आप ड्यूरिंग अ प्रेगनेंसी, आपका प्रेगनेंसी चल रहा है, तो आप समझ सकोगे कि मैं क्या बोल रही हूँ, कि मतलब आप अवॉइड ही नहीं कर सकते, आपको खाना है मतलब खाना है। सो 4th मंथ में जैसे ही थोड़ा सा मुझे अच्छा लगा, बेटर फील हुआ, मैंने खूब खाया, मैंने हर एक चीज़ खाई। मैंने 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे रात को मैंने घर का हेल्दी खाना भी खाया और मैंने बाहर से भी खाया, और मीठा बहुत खाया मैंने। पहले मुझे स्टार्टिंग मीठा पसंद नहीं था, तीखा और खट्टा ये सब पसंद था। उसके बाद मुझे 4th मंथ में अचानक से मीठा खाने की क्रेविंग हुई। मैं दोनों ही ना एकदम प्रॉपर क्वांटिटी में खाती थी, मुझे तीखा भी खाने का मन करता था, मुझे मीठा भी खाने का मन करता था। तो मैं रात में मीठा बहुत खाती थी मैं। सो केक वगैरह, केक, चिप्स, बिस्किट्स, गुलाब जामुन, मतलब जो मेरे फेवरेट चीज़ें थी ना, सारी चीज़ें खाती थी। इनफैक्ट अगर मीठा में कुछ अगर घर में अवेलेबल नहीं है उस टाइम पे, तो कुछ भी हो, मतलब मुझे पसंद ना भी हो, वो भी मीठा मैं खा लेती थी, इतनी क्रेविंग होती थी मुझे। तो मैंने बहुत खाया। तो 4th और 5th मंथ में तक मैंने ना नारियल पानी नहीं पिया, क्योंकि नारियल पानी से मुझे थोड़ा सा एलर्जी हो गई थी। मतलब लगता था कि मैं पी लेती थी, वॉमिटिंग सी हो जाती थी, तो मैंने थोड़ा अवॉइड किया। तो मैंने 5th एंडिंग में स्टार्ट किया था, 5th मंथ के एंडिंग में मैंने स्टार्ट किया था नारियल पानी पीना। उसके पहले सिर्फ मैं खाना वगैरह और ये सब खा रही थी, जंक फूड्स खाए मैंने, बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगी, बट मतलब मैं ऑनलाइन ऑर्डर भी करती थी, तो मतलब थोड़ी बहुत हेल्दी ही ऑर्डर करती, पर बाहर का तो बाहर का ही होता है, ख़राब भी होता है, नुकसान ही करता है। तो बस ड्यूटी अपना चलती रही। और मैंने आपको बताया था मॉर्निंग वाली ड्यूटी मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है, तो उसमें मेरा मॉर्निंग सिकनेस, वॉमिटिंग चलता था पूरा दिन, फिर मैं खाती रहती थी उसके बाद भी। पर डॉक्टर बोलती थी आप खाओ जितना भी, ठीक है वॉमिटिंग आएगा चलेगा, बट आप खाओ, अब आपको बॉडी को खाने की ज़रूरत है, कि आपने स्टार्टिंग 3 मंथ्स कुछ भी नहीं खाया है, तो आपको अब बेबी के ग्रोथ के लिए आपको खाना पड़ेगा। वॉमिटिंग हो जाए चलेगा, बट उसका छोटा सा स्मॉल अमाउंट तो कम से कम बॉडी में बचेगा ही, थोड़ा बहुत निकल जाएगा, कोई इशू नहीं है। सो मैंने खाया था उस टाइम पे। और इसके बाद फिर मैंने एंटर किया 5th 6th मंथ मेरा ऐसे ही खाने पीने में निकल गया, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने जब मेरा एंटर हुआ 6th मंथ एंडिंग, तब मुझे थोड़ा सा ना एसिडिटी का प्रॉब्लम हुआ। अच्छा, मुझे एसिडिटी का प्रॉब्लम स्टार्टिंग से ही था, बट ना मेरी प्रेगनेंसी में स्टार्टिंग मुझे मतलब मेरा प्रेगनेंसी के पहले से ही एसिडिटी मुझे होती थी। तो डाइजेशन प्रॉब्लम मेरा पहले से ही रहा है, बट मेरा 6th मंथ तक तो मुझे बिल्कुल भी इतना कोई डाइजेशन का प्रॉब्लम नहीं हुआ प्रेगनेंसी में। बस 6th की एंडिंग में मुझे थोड़ा सा एसिडिटी वगैरह का इशू होने लग गया। उसके बाद फिर क्या हुआ कि मेरा वेट जो है ना 7th मंथ में मैंने एंटर किया, और मेरा वेट एकदम से बढ़ा। मतलब होता है ना एकदम से बहुत हैवीनेस आ जाता है बॉडी में। प्रेगनेंसी में हालांकि वेट बढ़ता है, आप कितना भी कंट्रोल करो वेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा, बट मेरा बहुत ज़्यादा बढ़ गया। फिर मैंने डॉक्टर को दिखाया, और डॉक्टर ने कहा कि एकदम से आप लास्ट मंथ आए थे तो आपका वेट इतना था, और 7 kg वेट आपका 1 महीने में बढ़ गया, बहुत बड़ी बात है। फिर उन्होंने चेक किया, फिर उन्होंने अल्ट्रासाउंड करवाया। उस टाइम में मेरे 2 बार अल्ट्रासाउंड हुए थे, क्योंकि मेरा एक टारगेट स्कैन था वो होना था बस, पर मेरा पहले ही एक स्कैन हो गया था नॉर्मल, तो 2 हुए थे मेरे उस मंथ में, 7 मंथ में। तो वहाँ पे मुझे मालूम चला कि बेबी के आसपास जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है वो ज़्यादा था मेरा, किसी का बढ़ा हुआ होता है, किसी का कम होता है। जिसको मैं सिंपल अगर लैंग्वेज में बोलूँ तो बहुत एकदम मैं डॉक्टर की लैंग्वेज में नहीं बोलूँगी, सिंपल लैंग्वेज तो मैंने समझा, और मुझे डॉक्टर ने बताया कि जो बेबी के आसपास का जो पानी होता है वो किसी किसी का बढ़ जाता है, किसी किसी का कम होता है। तो दोनों ही केस में बहुत रिस्क होता है, और बढ़ा हुआ भी नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए। मेरा बहुत बढ़ा हुआ था और बढ़ता ही जा रहा था। तो डॉक्टर ने मुझे घी, तेल वगैरह सब कुछ मना कर दिया। मीठा, एक होता है डाइट होती है ना, प्रॉपर डाइट, जब अपन वो करते हैं एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, वेट लूज़ करने के लिए अपन प्रॉपर डाइट फॉलो करते हैं, हेल्दी खाना खाते हैं, वो डाइट मुझे फॉलो करनी थी।
और बहुत मुश्किल होता है जब आपको इतनी क्रेविंग हो रही है और आपको बोला जाए एकदम से सारा कुछ बंद कर दो खाना, और बहुत दिक्कत हुई थी मुझे। तो 7 मंथ में फिर एंटर होते हुए स्टार्टिंग में मुझे मालूम चल गया कि मैं थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होती थी डॉक्टर पास बहुत जल्दी जाती थी। मतलब होता है ना कि मुझे अगर आज प्रॉब्लम हुई है तो मैं आज के आज ही दिखा दूंगी डॉक्टर को, विदिन 1-2 आवर्स। मैं बहुत वेट भी नहीं करती थी, इवनिंग तक का वेट नहीं करती थी। तो मैं चली गई डॉक्टर के पास, उन्होंने स्टार्टिंग बता दिया एमनियोटिक फ्लूइड है। उन्होंने कहा बहुत ज़्यादा वॉक नहीं करना, आपका बढ़ा हुआ है पानी, तो बहुत ज़्यादा वॉक भी नहीं करना है, क्योंकि क्या होता है कि वो मूव करता है बेबी, और मूव करने से क्या होता है कि जो वो फ्लूइड मतलब वो पानी जो है ना फटने का डर रहता है और वाटर लीकेज हो सकता है। उस समय फिर सिजेरियन ही करना पड़ता है, और प्री टर्म बर्थ का बहुत ज़्यादा इशू होता है उस टाइम। प्री टर्म बर्थ होता है बेबी का, तो वो अच्छा नहीं होता है, वो तो ऑब्वियसली आप भी जानते होंगे। तो 7 मंथ में अगर डिलीवरी होना मतलब बहुत ही ख़तरा होता है। देन 7 मंथ में मैंने क्या किया, फिर मेरा जॉब भी ऐसा था कि जॉब में मुझे चलना फिरना तो था ही, प्लस क्योंकि मेरा पानी बहुत ज़्यादा था, एमनियोटिक फ्लूइड बहुत ज़्यादा था, तो पूरा मेरा जो टमी एक एरिया अराउंड है, पूरा बैक से लेके पूरा जो राउंड शेप है थाइस के पास में बहुत ज़्यादा पेन होता था। मतलब मैं ड्यूटी आती थी तो मेरी कमर में बहुत पेन होता था, बैक पेन का इतना इशू कि मैं चल ही नहीं पाती थी। अब आप पूरा दिन तो ड्यूटी में बैठ नहीं सकते हो, मेरा जॉब भी ऐसा है कि मुझे चलना ही है, एटलीस्ट कुछ तो टिकट्स चेक करनी है जाके, या फिर कुछ भी टिकट्स बनानी होती थी। तो अगर ऑफिस में बैठी हूँ तो भी मुझे प्रॉब्लम हो रही थी। सो ऐसे मेरे स्टाफ ने बहुत मेरा सपोर्ट किया है। तो लेकिन फिर भी आप किसी पे कितना डिपेंडेंट रहोगे, तो आपको खुद भी थोड़ा सा हिम्मत करनी पड़ती। तो फिर मैंने वो डिसाइड किया। पहले मेरा डिसीज़न यही था, सब मुझे यही एडवाइस करते कि आप मैटरनिटी लीव लेना, जितना हो सके आप कर लेना, खींच लेना, मैटरनिटी लीव लेट लेना, ऑब्वियस सी बात है थोड़ा लेट ही लेना चाहिए। तो मैंने भी यही सोचा था कि मैं एटलीस्ट 8 मंथ कंप्लीट करने के बाद मैटरनिटी लीव लूँगी। बट मुझे डॉक्टर ने बोला आप इतना वॉक नहीं कर सकते हो, ड्राइव नहीं कर सकते हो। तो मैंने 7 मंथ में ही अक्टूबर में मैंने मैटरनिटी लीव ले ली फाइनली। और उसके बाद फिर थोड़ा सा मैं घर पे बेड रेस्ट पे ही रही। बस मैं जो वीडियोस बनाती थी बस वही थोड़ा बहुत वॉक कर लेती थी हल्का हल्का, बट मैं बेड रेस्ट पे लेटी रहती थी। और ये चीज़ मुझे प्रॉब्लम हुई, ये फर्स्ट कॉम्प्लिकेशन था जिसका मुझे बहुत डर था, डॉक्टर को भी बहुत डर था, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्लस साइड में था मेरा पानी और दिक्कत हो गई थी मुझे। और 7 मंथ तो कैसे भी निकल गया। 7 मंथ में फिर भी आप एक बार डिलीवरी वगैरह का सोच सकते, बट 8 मंथ में सब ने यही बोला कि 8 मंथ में डिलीवरी नहीं होती है और थोड़ा रिस्की रहता है। इनफैक्ट डॉक्टर ने ऐसा कुछ भी नहीं बोला था, 8 मंथ में भी वो लोग कर देते हैं डिलीवरी, बट फिर भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं उस टाइम पे, थोड़े चांसेस हाई रिस्क रहता है। तो उस टाइम पे डिलीवरी अवॉइड ही करना रहता है 8 मंथ में। तो भी 8 मंथ भी मैंने पूरा प्रॉपर रेस्ट किया है, छुट्टी मैंने ले ही ली थी। उसके बाद फिर खाने मैंने कंट्रोल कर लिया था। बट जो पानी होता है ना, अब एक बार बढ़ जाता है तो बढ़ता ही जाता है। आप भले ही खाने में कंट्रोल कर लो तो पर पानी थोड़ा मतलब जो होता है उसका लेवल है ना वो धीरे धीरे बढ़ता है। अगर आप खाने में कंट्रोल कर लोगे तो धीरे धीरे बढ़ता है, बट वो बढ़ता ही है, उसका कम होने का कोई भी ऐसा कुछ ट्रीटमेंट नहीं कि उसको कम कर दिया जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले के डॉक्टर्स करते थे, बट मैंने ऐसे यूट्यूब में देखा था वीडियोज़ में कि ऐसा बताया है उसमें कि पहले के लोग करते थे, बट वो पूरा बैन कर दिया है अभी। उसके बाद फिर क्या हुआ, 8 मंथ मेरा आपसे मैंने शेयर भी किया था, मैं एक्सरसाइज वगैरह सब कुछ मेरा बंद कर दिया था, क्योंकि उसमें मूवमेंट नहीं होना चाहिए बहुत ज़्यादा बेबी का। तो एक्सरसाइज वगैरह वॉक वगैरह सब बंद कर दी थी। अब 8 मंथ जैसे ही एंड हुआ, जस्ट 9th मंथ स्टार्ट हुआ, इचिंग का प्रॉब्लम। हाँ जी, तो इचिंग का प्रॉब्लम ना पूरी जो प्रेगनेंसी में सबको होता है थोड़ा थोड़ा, मेनली जो टमी के अराउंड जो है स्ट्रेच मार्क्स जहाँ पे होते हैं वहाँ पे ज़्यादा होता है। बट अगर आपको इचिंग का प्रॉब्लम गाइस, अगर आप अगर प्लान कर रहे हो आपके प्रेगनेंसी में आपका 9th मंथ में इचिंग का प्रॉब्लम हो रहा है, 8 मंथ में स्टार्ट हो जाता है इनफैक्ट किसी को, तो अगर नाइट में बहुत ज़्यादा हो रहा है, स्पेशली नाइट में होता है, अगर बहुत ज़्यादा हो रहा है मतलब आप सो भी नहीं पा रहे हो, क्योंकि मैं ना बिल्कुल भी नहीं सो पा रही थी, मुझे फेस पे तो कम होती थी, ये जो नेक एरिया के नीचे वाला पूरे पोर्शन में, पूरी बॉडी में मुझे इतनी इचिंग होती थी रात भर, मतलब मैं सो नहीं पाती थी। और साथ में प्रतीक भी नहीं सो पाते थे, क्योंकि डॉक्टर थे उस टाइम, मैंने फ़ोन उसमें देखा था मतलब वीडियो में कि मैं थोड़ा सा ना ऑयल वगैरह लगा लूँ, हो सकता है मुझे अच्छा
अच्छा लगे। तो मुझे प्रतीक पूरा टाइम ऑयल वगैरह ही लगाते रहते थे। तो कोकोनट ऑयल मैं यूज़ करती थी उस टाइम पे। अगर आप को इचिंग का प्रॉब्लम हो तो कोकोनट ऑयल ही यूज़ करना, सरसों वगैरह का तेल यूज़ मत करना। और लोशन से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फटाक से वो ड्राई हो जाती थी स्किन। इनफैक्ट जो कोकोनट ऑयल है वो भी अंदर एब्जॉर्ब हो जाती थी जल्दी। तो मैं वही सोचती थी यार क्या हो रहा है, मैं रात भर सो नहीं पा रही हूँ। देन एक नाइट तो मैंने निकाल ली ऐसे। उसके बाद फिर मैं सेकेंड डे गई डॉक्टर के पास। इमीडिएटली मैंने बताया उनको ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है। मैंने इचिंग का, उन्होंने पूछा कि आपको इचिंग मतलब नाइट में ज़्यादा होती, सब कुछ उनको पता ही था ऑलरेडी, क्योंकि उनको वो डॉक्टर है, उनको मालूम है क्या क्या चीज़ें होती हैं प्रेग्नेंट लेडीज़ के साथ। तो उन्होंने वो समझ गई थी कि हाँ भाई ऐसा ऐसा करके है। और मुझे चक्कर भी आ रहे थे उस टाइम पे, मतलब पूरा सर मेरा घूम जाता था गोल गोल। तो ब्लड प्रेशर भी लो हो जाता था, कभी हाई हो जाता था। हाँ जी, ब्लड प्रेशर का बहुत प्रॉब्लम रहा है मुझे, मेरा हमेशा लो होता है, बट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कभी मेरा हाई भी हुआ है, कभी मेरा लो भी हो जाता था। तो डॉक्टर ने एक टेस्ट किया, LFT टेस्ट होता है, लीवर का टेस्ट होता है, और एक टेस्ट किया बाइल एसिड टेस्ट, वो भी होता है, ठीक है। तो दोनों टेस्ट साथ में होते हैं। तो वो मेरा टेस्ट हुआ था, और उसमें मुझे मतलब मेरा थोड़ा सा इन्फेक्शन निकला था लीवर पे। तो उसको बोलते हैं, आई थिंक इचिंग की प्रॉब्लम को बोलते हैं, बहुत हैवी इचिंग होती है, इस प्रॉब्लम को बोलते हैं कोलेस्टेसिस करके कोई वर्ड था, साइंटिफिक वर्ड था। मैं इतना डीप में नहीं जाऊँगी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है। तो कोलेस्टेसिस करके वर्ड है कोई, तो ये प्रॉब्लम होती है। तो मेरा लीवर टेस्ट जो है ना, उसमें इन्फेक्शन काफ़ी बढ़ा हुआ था। मतलब मैंने क्योंकि इतना ज़्यादा जंक भी खाया था और घर का भी बहुत खाना मैंने खाया था, तो लीवर पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ा, और उसकी वजह से थोड़ा सा मुझे दिक्कत हो रही थी। और ये प्रॉब्लम आगे चल के बहुत बड़ी हो जाती अगर मैं टाइम पे डॉक्टर को नहीं दिखाती। तो जो मेरा बाइल टेस्ट था ना, तो बाइल टेस्ट क्या होता है कि बाइल टेस्ट मेरा थोड़ा नॉर्मल आया था, मतलब थोड़ा बहुत ही इन्फेक्शन था, पर लीवर पे बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन था। तो ये एक्चुअली होता क्या है, मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में, बहुत डिटेल में नहीं बताऊँगी, थोड़ा सा मैं सिंपल लैंग्वेज में समझा दूँगी कि जो अपना पित्त बनता है बाइल, तो वो ना गॉल ब्लैडर पे यहाँ पे बनता है। तो वो क्या होता है कभी कभी कि यहाँ पे नहीं होके वो जो लिवर है उसके पास में जम जाता है, उसके आसपास। इसमें बेबी को भी खतरा है। मैं डॉक्टर से पूछा भी था, उन्होंने बोला बेबी को खतरा है, क्योंकि अगर आपका बाइल बहुत जमा हो, मतलब पित्त बहुत जम जाएगा लीवर पे, तो वो अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू बेबी को जाएगा, और इसमें कुछ भी मतलब बेबी के लिए हार्मफुल है, बहुत मतलब बहुत दिक्कत हो जाती है बेबी को। तो इसमें फिर उसी टाइम आपको डिलीवरी करनी पड़ जाती है। तो मैं बहुत डर गई थी, मतलब मैंने पूरा ऑनलाइन भी सर्च किया, यूट्यूब भी इस चीज़ को सर्च किया, बट उन्होंने बोला कि आपका बाइल एसिड वाला जो रिपोर्ट है वो नॉर्मल है, वो बेटर है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है इन्फेक्शन। लीवर का है तो वो हम मेडिसिन से ठीक कर सकते हैं, अगर बाइल वाला होता तो फिर थोड़ा सा दिक्कत जाता। तब थोड़ा सा मैं रिलैक्स हुई, मैंने कहा ठीक है। उसके बाद फिर उन्होंने मेडिसिन दी, कुछ हेपाकाइन करके टैबलेट थी, और वो दिन में 3-3 टैबलेट थी वो, तो थोड़ा हैवी डोज तो हो जाता था। तो मैं मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग में खाती थी वो। 3 मेरी पहले से ही चल रही थी, प्लस खुजली के लिए, और ये इचिंग, इतनी गंदी वाली इचिंग जो होती थी, इसको मैं सो सकूँ। एक छोटी सी एक उन्होंने मेडिसिन दी थी जो इमरजेंसी में खानी होती है, वो आपको बहुत ज़्यादा इचिंग होती है, तो वो मेडिसिन दी थी मुझे। सो मैं वो इमरजेंसी में खाती थी ताकि मैं सो सकूँ। इसमें थोड़ा सा नशा सा रहता था, तो मुझे अच्छी नींद आती थी, तो मैं खाकर और फिर सो जाती थी। पर ये प्रॉब्लम से मुझे बहुत दिक्कत हुई थी। 15 डेज़ की मेरा पूरा ट्रीटमेंट चला था ये, तो ये काफ़ी कम हो गया है। घी तेल 9th मंथ में भी मना कर दिया है उन्होंने। अभी भी मतलब मैं बहुत ही कम ही लेती हूँ, बट फिर भी मीठा मैं खा लेती थी, मीठा वगैरह तो खा लेती थी, कोई इतना इशू नहीं था, क्योंकि 9th मंथ में एंटर हो गए तो इतना दिक्कत नहीं था। और एक्सरसाइज़ के लिए मुझे अभी बोल दिया था कि आप एक्सरसाइज प्रॉपर अच्छा खासा एक्सरसाइज करो, वॉक करो। सो अभी मैं बहुत ट्राई करती हूँ कि मैं अभी एक्टिव रहूँ, बट मेरे आप देख सकते हो पूरी स्वेलिंग हो रखी है हाथों में, और पूरी रेडनेस हो रखी है, और पैरों में ऐसी बहुत स्वेलिंग हो रखी है। तो मुझे चलते भी अभी दिक्कत हो रही है, नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अभी 10 डेज़ बचे हैं मेरी ड्यू डेट के लिए, और चलने वाले में बहुत दिक्कत होती है, बट फिर भी मुझे एक्टिव रहना है। हाँ जी, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी का मैं प्लान कर रही हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि वो हो जाए अच्छे से, तो मुझे एक्टिव रहना है। एंड टाइम पे कुछ भी हुआ, कोई भी कॉम्प्लिकेशन कुछ भी होता है इन केस, तो मैं सिजेरियन के लिए भी बिल्कुल रेडी हूँ, क्योंकि अब दोनों ही चीज़ें होती हैं, क्योंकि नॉर्मल आजकल बहुत कम होता है कि डिलीवरीज हो पाती हैं, पर सिजेरियन के लिए भी कोई सा इशू नहीं रहता है, सबका होता है। मेरी भाभी मेरे जान पहचान में, मेरी खुद की फैमिली में भी हुआ है, तो इतना कोई इशू नहीं है। बट ठीक है,
सारी जो होती हैं लेडीज़ पहले नॉर्मल के लिए ही ट्राई करती हैं। सो गाइज़ ये चीज़ थी और ये दोनों चीज़ें हैं ना, तो मैंने पूरी होल प्रेगनेंसी में मैंने ये चीज़ें सीखी हैं। आप हाँ, डाइट में आप थोड़ा बहुत खा सकते हो बीच बीच में, बट अब एकदम जैसे मैंने बहुत सारा खाया 6 मंथ और 7 मंथ में बहुत खा के मैंने अपना वेट गेन कर लिया था उस टाइम पे, क्योंकि क्रेविंग ही इतनी ज़्यादा होती थी, मैं स्टार्टिंग में नहीं खा पाई थी। जिनको वॉमिटिंग नहीं होती है स्टार्टिंग में वो बहुत अच्छा, बहुत लकी हैं वो लोग कि स्टार्टिंग से ही वो खाना शुरू करते हैं, तो फिर इतना कोई दिक्कत नहीं होती, उनको बहुत ज़्यादा क्रेविंग नहीं होती है। सो कभी कभी तो आप खा सकते हो, अपने आप को रोकना भी नहीं चाहिए, प्रेगनेंसी में खा लेना चाहिए जो इच्छा हो, बट बहुत ज़्यादा भी नहीं, ओवर भी नहीं। ये चीज़ मैंने सीखी। सेकेंडली कि कॉम्प्लिकेशंस तो कुछ भी हो सकता है प्रेगनेंसी में, आपको कोई भी प्रॉब्लम इंटरनली आपकी अगर इन केस आपकी फ़र्स्ट प्रेगनेंसी, मेरी फ़र्स्ट प्रेगनेंसी, तो इतना नॉलेज नहीं होता है, तो आपको इंटरनली क्या चल रहा है बॉडी में इतना नहीं मालूम चलता। बट अगर आपकी बॉडी थोड़ा भी एकदम डिफरेंट रिएक्ट करे, आपको लगता है थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है आपको, इमीडिएटली आपको डॉक्टर को दिखाना है उसी टाइम पे। बिल्कुल भी लापरवाही, बिल्कुल भी केयरलेस नहीं होना, क्योंकि बेबी का सवाल है, तो बिल्कुल भी केयरलेस नहीं होना है। तो ये चीज़ मैंने सीखी कि आपको जल्दी जाके डॉक्टर को दिखाना है। तो वो मैं टाइम पे दिखा दी कोई चीज़, तो वो मेरी सॉर्ट आउट हो गई। यूकोलाइस्टाइसिस वाली प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट हो गई थी। इचिंग मेरी बहुत कम हो रही होती है अभी भी थोड़ी बहुत, तो हालांकि सबको होती है, बट मैं एटलीस्ट सो पा रही हूँ नाइट में। पहले तो मैं 2 से 3 बजे उठ के मैं मॉर्निंग में सोती थी, मतलब बता रही हूँ दिन में इचिंग थोड़ी कम होती थी तो मैं मॉर्निंग में सोती थी। अभी ससुराल में थी तो प्रतीक भी रात भर जगते थे मेरे चक्कर में, फिर मुझे डिस्टर्ब फिर कोई नहीं करता था मुझे मॉर्निंग में। मम्मी जी बोलती थी सोने दो उसको, तो मॉर्निंग में ही फिर मैं 6 बजे सोती थी, मैं 11-12 बजे उठती थी। थोड़ा खाने पीने का भी शेड्यूल ख़राब हो जाता है फिर ऐसे में। तो ये सारी चीज़ें मेरे साथ हुई हैं और वीडियोज़ में बनाती रहती हूँ, और इसलिए बनाती हूँ क्योंकि आप लोगों को भी थोड़ा सा जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, मैं कर रही हूँ, वो भी थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाए, आपके साथ शेयर कर पाऊँ, आगे चल के आपके लिए भी हेल्पफुल रहेगी सारी चीज़ें। और क्यों तो जो ये कोलेस्टासिस वाली प्रॉब्लम हो गई और इचिंग वाली प्रॉब्लम जो ये है, लीवर का दिक्कत है, वो बहुत कम लेडीज़ में होता है। मतलब आप मानोगे तो 8 to 9% लेडीज़ में होता है। मैंने ये भी बहुत ज़्यादा बोल दिया, बहुत कम लेडीज़ में होता है, उनमें से मैं एक हूँ। तो मैं अपने आप को समझती थी यार, जो बहुत रेयर लेडीज़ में होता है ना, वो सारी चीज़ें मुझे क्यों हो रही हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो हम लोग मैं प्रतीक से हंसते रहते थे कि यार सारी चीज़ें मुझे ही हो रही हैं, बट ठीक है, ये तो लाइफ का पार्ट है, सब चीज़ें होती रहती हैं। और उसके बाद जब ना मेरा 7 मंथ में बहुत मतलब 7 kgs वेट 1 महीने में मैंने गेन कर लिया ना, उसके बाद फिर मेरा वेट नॉर्मल हो गया, मतलब फिर 1 kg 2 kg इतना बढ़ा। तो अभी मेरी बेबी का वेट ठीक है अकॉर्डिंग टू डॉक्टर। अगर मैं नॉर्मल प्लान करें तो बेबी का वेट अभी ठीक है, और थोड़ा बहुत भी बढ़ेगा चलेगा, बट बहुत ज़्यादा भी डॉक्टर ने बोला अगर नॉर्मल प्लान कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा वेट भी दिक्कत जाता है, फिर नॉर्मल नहीं हो पाते हैं बेबीज़। तो अभी तो बेटर है, और सांस वगैरह फूलती है, वो आई थिंक सबके साथ होता है। और बस हो गया, बस यही चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करनी थी, क्योंकि डिलीवरी के बाद मैं इतना रिलैक्स होके बैठ के नहीं शेयर कर पाऊँगी। सो गाइज़, बस अभी मेरी ड्यूटी वगैरह, मेरा ऑफिस वगैरह अप्रैल से ज्वाइन होगा, क्योंकि मैंने बहुत जल्दी 7 मंथ में लीव ले ली थी, तो मेरा अप्रैल में ही स्टार्ट होगा ड्यूटी वगैरह। देखते हो उस टाइम क्या कंडीशन रहेगी कि ज्वाइन करना है, क्या कैसे करना है। सो अभी प्लान तो मैं यही कर रही हूँ कि ज्वाइन कर लूँगी मैं, और थोड़ा सा एक्टिव रहूँगी, थोड़ा सा काम भी रहेगा, सही रहेगा, बट बेबी को भी पूरा टाइम देना रहता है। तो देखते क्या होता है। आई होप सब कुछ बेटर हो, सब कुछ अच्छा हो, और मेरा बेबी जो भी है इस दुनिया में बहुत अच्छे से एंटर करे। और आई होप आप सब लोग मुझे विशेस देना, और कोई सजेशन हो या फिर आपको कोई भी एडवाइस देना हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कर सकते हो। और मैंने आप भी चाहो तो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में। सो बस ये था आज का वीडियो, और ढेर सारी बातें कर ली आपसे, और आई थिंक बहुत लंबा वीडियो हो गया है ये। सो यहीं पे वीडियो को एंड कर देती हूँ। अब आपको जब भी मेरा होता है ना थोड़ा सा, कभी भी टाइम आ सकता है, कभी भी मतलब मुझे जाना पड़ सकता है हॉस्पिटल, तो बैग वैग सब रेडी है, और कभी भी मतलब मैं आपको हॉस्पिटल से ब्लॉग करते हुए दिख सकती हूँ। सो अभी जितना भी हो सके मैं वीडियो बना लूँगी घर पे, और देन
आप भी समझोगे थोड़ा बहुत अगर मैं गैप लेती हूँ बीच में तो आपको भी मालूम होगा कि वो ज़रूरी भी है। सो गाइज़, मिलती हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो यहीं तक था। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, और जो लेडीज़ हैं, मॉम टू बी हैं और या फिर प्लानिंग कर रही हैं, उनके लिए भी हेल्पफुल रहेगा। सो आप इन चीज़ों का प्लीज़ ध्यान रखिए। छोटी छोटी प्रॉब्लम हो आपको प्रेगनेंसी में तो प्लीज़ आप डॉक्टर को सबसे पहले दिखाइए और विज़िट करिए। डॉक्टर्स आपको कभी गलत एडवाइस नहीं करेंगे। अच्छे डॉक्टर के पास जाइए आप, आपके जो भी डॉक्टर हैं या आपके जान पहचान में किसी की डिलीवरी हो चुकी है उस डॉक्टर के पास, क्योंकि मेरी जहाँ पे मैं दिखा रही हूँ जान पहचान के ही डॉक्टर हैं। सो गाइज़, मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। चिल्ड्रन, बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ। लव यू ऑल।